हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलीटेक्निक के एग्जामिनेशन में बार बार ये सवाल रिपीट हुए हैं, है ना। तो ये सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने चाहिए और पॉलीटेक्निक की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको जितना भी यूट्यूब का क्लास होगा वो सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक बाई टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा पॉलीटेक्निक बाई टोटल लर्निंग, तो आपके सामने टेलीग्राम आ जाएगा और वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको ऑल क्लास का पीडीएफ मेंशन किया जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी एक बेस्ट कंटेंट को पढ़ सके, एक बेहतर तैयारी के साथ, है ना, मैदान में उतर सके। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और प्रतिदिन आपको दोस्तों, है ना, सुबह में 8 बजे से, है ना, सुबह में 8 बजे से आपको हमारी इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलेगी, है ना, जिसमें मैं यानी कि रोशन सर यानी कि मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी दोस्तों शाम के 7 बजे से आपको केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी, जैसा कि सोनू सर पढ़ाएंगे। आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में सोनू सर आपको पढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है आप लोग थ्योरी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है ना। आप सभी लोग सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिएगा। और ये सवाल पॉलीटेक्निक के एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है कि एक 220 वोल्ट, है ना, 100 वाट के बल्ब को अगर 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तब बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगी। यानी कि दोस्त अभी जो बॉल है वो 220 वोल्ट पे है, तो 100 वाट खर्चा कर रहा है। अगर उसको हम लोग 110 वोल्ट पे जोड़ देंगे तो कितना वाट खर्चा करेगा। तो ये सवाल है और बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिएगा, 50 वाट, 20 वाट, 25 वाट, है ना, और 10 वाट। देखिए ये सवाल इतना बार पूछा हुआ है ना कि बच्चे इसका आंसर तक याद किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो भैया सभी बच्चे ने बता रहा है 25 वाट। बहुत बेहतरीन बात है, 25 वाट होगा, लेकिन कैसे होगा इसको समझो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमको निकालना है पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोल्ट के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा V²/R, यानी कि दोस्तों V तो पता है हम लोगों के पास V है, लेकिन R नहीं है, यानी रेसिस्टेंस नहीं है। तो रेसिस्टेंस दोस्तों हम लोग इन दोनों इक्वेशन की मदद करेंगे। यानी ये हमको P दिया हुआ है और ये हमको V दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग R लगा देंगे, है ना, इसी वाले फॉर्मूले को उल्टा करके, है ना, V²/P, है ना, V²/P, ठीक है। तब यहाँ पर से आप लोग मुझे बताना, V का वैल्यू कितना है 220। तो 220 का स्क्वायर लिखने से बढ़िया है 220 को 2 बार लिख दो और बटे में 100, है ना। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी R का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 22 गुने 22, है ना, 22 गुने 22 ओम। क्लियर है, इतना हमारे पास R का वैल्यू आया। लेकिन दोस्त हमको तो P का वैल्यू चाहिए, यानी पावर चाहिए, यानी शक्ति चाहिए। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा V²/R। तो अब की भी कितना रखना है हमको, तो 110 वोल्ट पे निकालना है हमको, तो 110, तो 110 गुने 110 बटा में R का वैल्यू 22 गुने 22। तो देखो 11 का 12 से काटो, ये कितना बार में 10 में, 11 दहा को 110, 11 दूना का 22, 11 दूना का 22, 11 दहा को 110। अभी भी कट रहा, देखिए ये एक बार में, ये 5 बार में, ये एक बार में, ये 5 बार में, ऊपर में बचा कितना 25। और हमने क्या निकाल रहे हैं पावर, तो पावर का क्या होता है वाट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का मैच कर गया। क्लियर है। अगला सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कहता है 12 ओम के 3 प्रतिरोध, है ना, 3 प्रतिरोधक एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। तो पहला तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे भाई। तो डायग्राम के लिए हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं इस तरीके का, है ना। चलो ये 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनानी है ना,
ये बीच में जो जगह है ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं ना, ताकि हम लोगों को आगे काम देगा। अभी देखिए अभी इस लाइन को भी हमको मिटाना पड़ेगा, तिरछा हो गया। हो गया। और यहाँ से भी कुछ जगह छोड़नी होंगी। ये देखिए, ये लाइन देने का मकसद हो गया मेरे को, ठीक है। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ऐसे समझो। अब यहाँ पे क्या है, मैं बीच में रेसिस्टेंस बना देना हूँ। एक्चुअली में तो ये डायग्राम बढ़िया बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एज ए समझ जाइए कि ये रेसिस्टेंस बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब किसी दो पॉइंट के बीच में हमको निकालना है, किसी भी दो पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल दो, या फिर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो अच्छा लग रहा है उसके बीच में आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये इस पॉइंट पे आते हैं, इसको ए कह देते हैं और इसको हम लोग बी कह देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं ताकि बढ़िया हो, ठीक है। अब देखो, अब ए और बी में है तो ये दोनों क्या है दोस्त, ये दोनों तो सीरीज में हो गया है ना, ये दोनों तो सीरीज में हो गया। अब ये भी 12 ओम का है और ये भी 12 ओम का है और ये भी हमारा 12 ओम का है। तो पहले तो इन दोनों को कंबाइन करो, पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो सीरीज में जब प्रतिरोध आता है तो एक्चुअली में एज इट इज जुड़ जाता है। तो 12 12 24 हो गया। अब ये इसके साथ क्या बना देगा, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देगा, है ना, ये कुछ इस तरीके का। अब ये कितना ओम का हो गया, ये 24 ओम का अब हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता है ना, 1/RP बराबर क्या होता है ना, 1/R1 यानी कि 1/24 प्लस 1/R2 यानी 1/12। तो आप क्या करो, है ना, बेस को बराबर कर दो, यानी देखो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर में भी, यानी कि नीचे 24 आ गया। यानी जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, आप यहां से देख लो, 3/24 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास तो अभी जो वैल्यू आया वो 1/RP का वैल्यू है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP बराबर कितना आ जाएगा, 24/3 हो जाएगा ना। ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो 8 तिहाई, सॉरी ये 8 कहाँ से आ गया भैया, ये 3 आएगा, ठीक है। ये 3 से ना मल्टीप्लाई, ये 3 है तो 3 नीचे में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देन यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 ओम होगा, है ना। यानी कि ए और बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 8 ओम होगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, पीडीएफ के लिए नहीं घबराएं। चलिए अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में मध्य उंगली किनकी ओर इंगित करती है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप लोग पढ़ेंगे। 3 प्रकार की उंगलियां होती है, कुछ इस तरीके से निकली हुई थी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो मध्यमा होती है, जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं मध्यमा, मध्यमा जो है दोस्त वह धारा की दिशा को दर्शाते हैं। किसके, धारा की दिशा को, ठीक है। और ये जो तर्जनी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग तर्जनी कहते हैं, वह दोस्त चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और ये जो अंगूठा है वह बल की दिशा को दर्शाता है। किसके, तो बल की दिशा को। तो मेंशन हो गया, अब तो ध्यान रहेगा ना। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा। अगला सवाल है द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। तो बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। तो द्वितीयक ईंधन का यहाँ पे एक उदाहरण दिख रहा है, वो है जल गैस। और बाकी ये जो पेट्रोलियम आपको दिख रहे हैं, है ना, प्राकृतिक गैस दिख रहे हैं, ये कोयला दिख रहे हैं, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों प्राइमरी है, यानी कि प्राथमिक है, ठीक है। प्राथमिक है, जो नेचुरली रूप से है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं प्राइमरी फ्यूल, है ना, यानी कि प्राथमिक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, सब चीज क्लियर। आगे अब ये सवाल है दोस्त कि ये कहता है एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री का कोण प्रकाश की किरण आपतित होती है। 35 डिग्री के एंगल पे एक प्रकाश आपतित हुआ तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं कि भैया 35 डिग्री पे आपतित हो रही है तो 35 डिग्री पे जाएगी भी, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, कोण आई बराबर
कोण आर, है ना, कोण आई यानी आपतन कोण बराबर, है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहां से आप लोग का आंसर 35 डिग्री। अगला सवाल कहता है कि एक फोकस की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, कितना, 60 सेंटीमीटर है, दूसरा फोकस का माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि दो पतले लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे जाते हैं, यानी सटा कर रखे जाते हैं, तो संयोजन फोकस दूरी क्या होगी। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो यहाँ पर से एक्चुअली में जो हो जाएगा वह f1 इंटू f2 बटे में f1 प्लस f2, ये एक्चुअली में फार्मूला होता है। मेन जो फार्मूला होता है वह f1, है ना, ये ऐसे होता है, ये मेन फार्मूला होता है, लेकिन इसी को हम लोग जोड़ देते हैं तो फाइनली ये जोड़ जाड़ के यहीं पे आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, तो f1 इसको कह देते हैं और f2 हम लोग इसको कह देते हैं, पुट कर देते हैं, तो 60 गुने 20, आगे में माइनस लगा दो क्योंकि 20 के आगे माइनस है, और नीचे में क्या है दोस्त, 60 तो प्लस है, f1 यानी प्लस है, और ये क्या माइनस हो जाएगा ना, 20 है तो ये माइनस दे देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिख दो पहले 60 गुने 20 बटे में, यहाँ से कितना हो जाएगा 40, तो 20 दुना का 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा 30, यानी फोकस दूरी जो आया -30 सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में, तो हमारा भी -30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच कर गया। क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा होगा सारा चीज़। देखिए अगला सवाल आप सभी के बीच में है जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट वीवीआई है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर एक मोमबत्ती रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी दोस्त फोकस दूरी दे दिया है, एफ का वैल्यू दे दिया है, अवतल दर्पण से एक मोमबत्ती रखी गई है, यानी कि दोस्त आपको यू भी दे दिया है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज यानी कि भी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो f का वैल्यू हुआ कितना, यहाँ लिखते हैं f का वैल्यू हुआ कितना, तो -50 सेंटीमीटर, और भैया अवतल दर्पण है तो u का वैल्यू होगा कितना, -10 सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू भी भैया वो तो माइनस में ही आएगा, लेकिन अब तो उसको सॉल्व करने के बाद ही देखा जाए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पुट कर देते हैं वैल्यू, -50 बराबर 1/v, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये u का वैल्यू माइनस में, इसीलिए आगे में माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 10 एक साइड कर दो क्योंकि हमको v का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 50 आएगा, 5 माइनस 1 यानी 4/50, तो v का वैल्यू आ जाएगा 25/2, और वो भी पॉजिटिव आया है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, वो भी पॉजिटिव में, देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो भैया पॉजिटिव आ गया हमारा। क्लियर है, तो नेगेटिव मत मारिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया। अगला दोस्तों कहता है एक चुंबकीय आघूर्ण m का एक छड़ चुंबक प्रेरण के एक समान क्षेत्र b वेक्टर में, है ना, इस प्रकार रखा जाता है कि यह बी वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, तो साम्यावस्था में थीटा का मान क्या होता है, साम्यावस्था में थीटा का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। क्लियर रखिएगा, ये सवाल बहुत ही वीवीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि एक विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरित करता है, तो विद्युत मोटर का काम क्या है दोस्तों, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत एनर्जी लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको घुमाने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युतीय से यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल है बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करती है, तो सेम वही सवाल है ना, बाएं हाथ का नियम, है ना, तो यहाँ पे धारा की दिशा को ही बताती है। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग रो कहते हैं, एक्चुअली में ये पी जैसा दिख रहा है लेकिन इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रो को प्रतिरोध में कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रो 1 रो 2 कह देते हैं। ठीक है, रो 1 एवं रो 2 रखने पर, है ना, दो समरूपी तारों को सिरों पर तक जोड़ा जाता है, तो संयोजन का प्रभावी आपेक्षिक प्रतिरोध सेम वही है 1/, ये मेन हो जाएगा जो समतुल्य जो अपेक्षिक प्रतिरोध, इसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज आप जोड़ते चले जाओ भैया, एफ नहीं लिखना है
है ना, यहाँ 1 लिखना है प्लस। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ से जोड़ोगे तो नीचे में एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और ऊपर में जुड़ जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये तो 1/, का वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ρ1 इंटू ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है तो वह अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। अगला सवाल है कि सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में जो मेनली रूप से नाभिक का ईंधन होता है वह है हाइड्रोजन, हीलियम भी होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है। और यह दोस्तों जो सूर्य की प्रक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो समतल दर्पण में अगर आप देखते हो, आप अपने घर में देखते हो तो वहां पे तो सीधा दिखाई देता है। सीधा का मतलब क्या, कि आपका मूड़ी अगर ऊपर है तो आपका मूड़ी ऊपर ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मूड़ी ऊपर है और शीशा में उल्टा दिखा रहा है, तो वो उल्टा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा है, आभासी है, मतलब आपका चेहरा अगर आप दाएं हाथ को देख रहे हैं तो आपका मिरर में भी दायां हाथ ही दिखाएगा, तो वो आभासी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी दूरी पे आप खड़े हैं उतनी ही दूरी पे इमेज में भी आप खड़े होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों ही बात सही है दोस्त। तो लेकिन गलत कौन सी बात है, तो यह हासित होता है। हासित का मतलब कि वह दोस्तों आभासी नहीं है। हासित का मतलब आभासी नहीं, उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये तो गलत बात है ना। अगला सवाल है कि हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होता है। अगर हम लाल कागज के आगे हरा रंग प्रकाशित करेंगे तो वह लाल जो है दोस्तों वह काला दिखाई देगा, ठीक है। कैसा कलर का दिखाई देगा, कैसा प्रतीत होगा, काला रंग प्रतीत होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है और बल्ले द्वारा मारी गई चोट का बल है ना 0.10 सेकेंड के लिए कार्य है, तो बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया औसतन बल क्या होगा। तो बल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, m इंटू ए। अब ए तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बात कहा यहाँ पे है कि 100 ग्राम m तो ठीक है भैया कि ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 100 बटा में 1000, ये तो द्रव्यमान का वैल्यू दे दिया। अब ए का वैल्यू क्या होता है, तो ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। टी का भी वैल्यू दिया हुआ है सर, ये टी का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे सर देखिए u का भी वैल्यू है ये और v का भी वैल्यू, इस बात को समझिए। एक गेंद जो है दोस्तों क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले समझिए, इस गेंद को क्या किया गया, फेंका गया होगा बल्ले वाले के पास, है ना, जो बल्ला घुमा रहा है फेंका गया, तो क्या हुआ, वो पॉजिटिव में गया ना। स्टार्टिंग वेग कितना हो गया, 10 हो गया, स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 हो गया, और अंतिम वेलोसिटी क्या हो गया, अंतिम वेलोसिटी यहाँ से क्या हो गया, आप बताओ सर। देखो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई बैटमैन है, मान लिया जाए, और यहाँ पर से हम बॉल को फेंक रहे हैं, ये फेंके तो ये अभी जो गति कर रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गति कर रहा है क्योंकि ये जा रहा है। और जैसे ये दीवार से टकराएगा यानी बल्ला वाला मारेगा तो फिर इसी डायरेक्शन में आने लगेगा, यानी इधर का जो वेलोसिटी होगा वो माइनस में होगा। तो दोनों तरफ सेम वेलोसिटी है क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बॉल को फेंका गया, बल्ले से लगा भी उतना ही गति के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -10 देगा और बटा में टी कितना है 0.01। अब देखो ऊपर में कितना आ गया 20 बटा में, अगर आप इसको करोगे तो 1 बटा में 100 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करो तो 20 गुने कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे वही वैल्यू आप 20 गुने 100 रख दो। तो यहाँ से ये 3 जीरो खत्म, यानी कि यहाँ पर से कितना न्यूटन का बल लगा, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा। कितना न्यूटन का फोर्स लगा, एवरेज जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 200 न्यूटन। समझ में आई बातें? अगर आप ये बात नहीं समझ में आई तो आप ऐसे समझो एक्स एक्सिस के लेकर के, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, इधर हमारा प्लस एक्स होता है और इधर हमारा क्या होता है, माइनस एक्स होता है। क्लियर है ना। तो देखो ऐसा समझो कि बल्ला इधर से फेंका जा रहा है प्लस की ओर और ये इधर जाएगा तो माइनस की ओर।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करोगे, ऐसे समझो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा आपको और बेहतरीन समझा सकूं। से मान लीजिए ये बल्ला यहाँ पे बैट्समैन है, मान लीजिए आप यहाँ से फेंक रहे हो, तो आप क्या फेंक रहे हो, ऋणात्मक डायरेक्शन में फेंक रहे हो, लेकिन फिर बल्ला रिटर्न आएगा बॉल तो फिर किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये भी लिखोगे तो फिर भी वही आंसर आएगा, फिर भी वही आंसर आएगा, है ना। चलो तो अगला है दोस्त कि यदि एक अपसारी लेंस है और एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग किया जाता है जो कि वस्तु के आकार का 1/4 है, तब वस्तु को रखा गया है, यानी कि u का वैल्यू क्या है ना। आपको दोस्तों बोल दिया है कि v जो है मेरे भाई वह वस्तु के आकार का 1/4 है, 1/4 है ना। लेकिन मालूम है ये अपसारी लेंस है, इसीलिए यह माइनस होगा, भी का वैल्यू माइनस होगा क्योंकि अपसारी लेंस है, इसीलिए भी का वैल्यू माइनस, है ना। तो यहां से क्या आ गया, अब आप यहां से बताना 1/v बराबर कितना होगा, तो उल्टा कर देंगे, यानी 4/u, और वो भी माइनस में u होगा। तो सो यहां से 1/f बराबर आप यहां से बता सकते हो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, v + 1/u। अब यहाँ पे केवल मेरे दोस्त केवल वैल्यू को हम लोग को पुट कर देनी है ना। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो पुट करिए। आप लोग क्या पुट करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करिए, ये वाले वैल्यू को पहले पुट करते हैं। देखो 1/v के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -4/u और +1/u लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा, कितना आएगा, यहाँ से u आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, ठीक है, बोलिए, क्लियर है। ठीक है, और एक और बात, जब u का होगा, u का भी वैल्यू तो भाई ऋणात्मक में ही होगा, u का वैल्यू भी तो ऋणात्मक में ही होगा, तो इसीलिए यहां से हम लोग ऐसे रख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सॉल्व करिए ना, ऐसे भी कितना आएगा, -3 आएगा ऊपर में। तो यहां से हम लोग को u का पोजीशन बताएंगे, क्योंकि देखो u का पोजीशन कितना हो जाएगा, आप ही देख लो ना, u का पोजीशन कितना हो जाएगा, 3f हो जाएगा, -3f। तो माइनस तो केवल डायरेक्शन बता रहा है ना मेरे भाई, हमको तो पोजीशन बताना है कि कितना पे रखा जाएगा, वस्तु को रखा जाएगा, हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस केवल ये बताया जा रहा है कि वह किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, है ना। दर्पण के इस साइड में माइनस होगा, दर्पण के इस साइड में प्लस होगा। तो ये दर्पण के इस साइड में ऐसे ही पता है कि अपसारी लेंस है तो फोकस यहाँ वस्तु दूरी ऋणात्मक ही होगा, ये पता ही है सबको। तो यहाँ पर से 3f हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों को, ठीक है ना। अब देखिए, अब सवाल है कि एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण यहाँ पे a है, ठीक है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वह cot a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, यानी डेल m का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप लोग प्रिज्म कोण बराबर जानते होंगे, म्यू बराबर एक सूत्र है, दो सूत्र था, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर सूत्र आप लोग याद किए भी होंगे। म्यू बराबर होता है दोस्त साइन a प्लस डेल m/2, है ना, होल अपॉन साइन a/2, है ना। म्यू का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है cot a, है ना, क्योंकि अपवर्तनांक यानी म्यू का वैल्यू दे रखा है। तो म्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, cot a/2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल m/2, है ना, साइन a/2। तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं ना, देखिएगा यहाँ से मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, cos a/2 बटा में साइन a/2, है ना, हो सकता है कि नहीं, है ना। tan थीटा बराबर जैसे हम लोग करते हैं साइन बटा में कॉस, उसी तरीके से cot थीटा बराबर कॉस बटा में साइन, यही काम कर दिए। अब देखिए एक बात आप लोग को यहाँ से मैच दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी जो कि कैंसिल हो रहा है, आप लोग को एक कॉमन चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ से देखिए, आप साफ देखिए यहाँ से कि एक कॉमन चीज़ें आप लोग को दिख रही होगी, कटा ना, ये देखो ये वैल्यू कट गया नीचे वाला। अब बचा क्या, तो cos
a/2 बचा और इधर क्या बचा, साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 बचा, ये वैल्यू बचा। अब हम क्या करते हैं, इसको साइन में चेंज करते हैं। तो जब कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो याद है क्या होता है, साइन 90 माइनस a/2, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा, साइन a प्लस डेल m अपॉन बाई 2। ये क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको साइन हटेगा तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी, है ना। हमको तो डेल m का वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या करो आप लोग, अब क्या करो, साइन हटेगा तो यहां से आ गया 90, ठीक है, a/2 और ये क्या हो जाएगा, a प्लस डेल m अपॉन पूरा पे बाई 2। ये 2 को इधर भेज दो, ये 2 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 2 उधर जाएगा तो 90 दूना का 180 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये केवल और केवल a बचेगा। और इधर क्या बचा, a प्लस डेल m, ठीक है। अब a को भेजेंगे इस साइड क्योंकि हमको तो केवल और केवल डेल m का वैल्यू चाहिए। तो 180 में क्या होता है, ये भी जाएगा तो माइनस में जाएगा तो -2a, यानी डेल m का वैल्यू हमारे सामने इतना आया। अब ऑप्शन में मिलाएंगे कि कौन सा है, यहाँ पे तो 2a प्लस में, लेकिन हमारा माइनस, ऑप्शन नंबर डी देखिए माइनस में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस को भी बहुत बेहतरीन तरीका से ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लियर है ये भी सवाल। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक आवर्धन कांच का प्रयोग एक नियत दूरी 1 इंच है, वस्तु की दूरी यहाँ पे दे दिया है 1 इंच, u का वैल्यू 1 दे दिया है ना। अब कहता है कि यदि यह 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनता है तब इसकी फोकस लंबाई होनी चाहिए। यानी देखो u का वैल्यू कितना हो गया, -1, और v का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, -5 गुना u, क्योंकि uv भी तो हमारा ऋणात्मक होगा, क्योंकि दर्पण में कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, माइनस में v होगा। अब v का वैल्यू एक्चुअली में कितना होगा, तो आप यहाँ से पुट कर पाओगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस रख दोगे, -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v का वैल्यू 5 हो जाएगा, v का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 रखने के बाद आपको क्या करना है, अब फार्मूला लगाना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और ये माइनस आगे कर दो 1/1, यानी कि हो गया। अब देखो क्लियर करते हैं। अब हमारा तो माइनस में आ रहा है ना, लगता है, चलो कोई नहीं आएगा, 4 बटे में कितना आएगा, 4 बटे में माइनस में ना, -4 बटे में 3 आएगा, 4 बटे में सॉरी 5 आएगा ना, 4 बटे में 5 आएगा। ये क्या आया, 1/f का वैल्यू आया। सो इसीलिए अगर हम f का वैल्यू कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा किया इधर भी उल्टा, 5 बटे में 4 यानी 1 पॉइंट लमसम कितना हो जाएगा, 2। 1.2 किसी का दिख रहा है, वो भी माइनस केवल, माइनस से घबराना नहीं दोस्त, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है कि फोकस दूरी किस साइड है, दर्पण के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। लेकिन जो हमारा हमको तो चाहिए, जो चाहिए वो वैल्यू चाहिए, वैल्यू देख लीजिए आप, इतना इंच है, क्योंकि ये वस्तु दूरी भी इंच में है तो फोकस दूरी भी हमारा इंच में ही होगा। अगला सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन कहता है दोस्त यहाँ पे कि एक कांच के प्रिज्म जहां पे म्यू का वैल्यू दे दिया, यानी अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है ना, के लिए न्यूनतम विचलन कोण है ना प्रिज्म के कोण के बराबर है, तो प्रिज्म का कोण कितना होगा। यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्त, ये उसी तरीके से निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कॉस का भी वैल्यू थोड़ा सा लेंदी है, तो ये सवाल थोड़ा सा टफ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो प्रिज्म कोण वाला है ना, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नोमेरिकल बन रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, प्रिज्म कोण से रिलेटेड बहुत सारे नोमेरिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि ऊंचाई h से गिराई एक गेंद धरती पर t समय में पहुंचती है। अगर t/2 पर है ना गेंद को है ना, गेंद की ऊंचाई क्या होगी अगर t/2 समय के लिए, देखो t समय के लिए अगर h ऊंचाई से गिराते हैं, है ना, h ऊंचाई से गिराते हैं, अगर t/2 समय में है ना हम गिराएंगे तो गेंद की ऊंचाई कितनी होगी, है ना, गेंद की ऊंचाई कितनी होगी, यानी आधे समय के लिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा h, है ना, h का वैल्यू, यानी शुरुआती में वेलोसिटी जब हाथ में गेंद होगा तो उस समय देखो h बराबर क्या होगा, ut प्लस है ना हाफ gt² होता है। ये फॉर्मूला होता है हाइट का, ठीक है। तो यहाँ से हाइट बराबर हम लोग निकालना चाहेंगे। देखिए शुरुआत में गेंद कभी भी हाथ में होगा, तो जब गेंद हाथ में होगा तो उस समय क्या गेंद की गति होगी, नहीं होगी, 0 होगी, यानी ये 0,
और टी का वैल्यू हम लोग टी रख रहे हैं, है ना, यहाँ पे टी है, प्लस 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 हाफ। अच्छा, इसका आप 10 रख दो वैल्यू, है ना, 10 लमसम 9.8 होता है, लमसम हम लोग 10 लेकर के चलते हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल न बने, ठीक है। अब यहाँ पे टी है तो कैपिटल टी का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू वो टी है, क्योंकि एच हाइट के लिए, स्मॉल एच के लिए इतना ही टाइम रखना है। तो यहाँ से एच बराबर क्या निकल के आ गया, आप लोग देखिएगा 5t², ठीक है। अब देखिए, अब मेन तो हमको t/2 पे निकालना है, यानी कि हाइट कितना होगा पहले से, है ना, पहले की तुलना में हाइट। तो हम लोग जो इसके लिए t/2 के लिए, है ना, जब लिख देते हैं यहाँ पे, जब समय t/2 हो तो हाइट क्या होगा। तो हाइट फार्मूला तो सेम ही होगा, फार्मूले में तो नो चेंज होगा क्योंकि फार्मूला सबके लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन से देखो, इसमें भी शुरुआत में अगर t/2 समय के लिए, लेकिन ऊपर से ही तो गिराया जाएगा, तो शुरुआत में इसमें भी वेलोसिटी क्या होगा, 0 रहेगा। और लेकिन यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t/2 आधे समय के लिए अब गिरा रहे हैं, पहले पूरा t समय के लिए गिराते थे, लेकिन अब आधे समय के लिए गिरा रहे हैं। तो जब आधे समय के लिए गिरा रहे हैं तो यहाँ बताइएगा हाफ, g का वैल्यू 10 ही रखो, ठीक है। और t का स्क्वायर यहाँ पर t/2 है, तो t/2 का स्क्वायर करेंगे तो t², नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है, h आ रहा है, यहाँ पर से क्या हुआ मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर देखो t का वैल्यू यहाँ पर से हम पुट करेंगे, देखना ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, हाफ है, तो इसको काट देते हैं 5 टाइम्स, है ना, ये भी कटा 5 टाइम्स, तभी जा करके ये 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्त, यहाँ से अगर मैं करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करते, नहीं तो फिर गैदरिंग हो जाएगा ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5t²/4। तो t² का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे लिखो t² का वैल्यू कितना हो जाएगा, h/5, यानी कि जो हाइट होगा वो पहले की तुलना में, है ना, t² का वैल्यू h/5 लिख दिए और 5/4, यानी कि जो पहले का हाइट का वह चौथाई होगा। अगर आधे समय के लिए अगर गिराते हैं तो पहले h चौथाई तक गिरता था, h तक गिरता था, तो उसका चौथाई गिरेगा, यानी सर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले से चौथाई भाग तक गिरेगा अगर आधे समय के लिए उसको गिराते हैं तब। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है दोस्त, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 की द्रव्यमान 5 kg और आपेक्षिक घनत्व हमारे पास 3 वाले एक पत्थर को, जो कि एक झील के तली में पड़ा है, उसकी ऊंचाई, है ना, उस ऊंचाई 5 मीटर उठने के लिए कार्य की गणना करें। यानी 5 मीटर उस पत्थर को उठना है, विस्थापित होना है, तो कितना कार्य उसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। खैर यहाँ पे विस्थापन तो दे रखा है, यानी डिस्टेंस दे रखा है, तो विस्थापन के लिए कोई दूरी नहीं। बल के लिए क्या चाहिए, तो बल बराबर फार्मूला होता है मास गुणे त्वरण, ठीक है, मास गुणे त्वरण। तो मास तो हमारे पास है नहीं, मास हमारे पास है नहीं, ठीक है, मास नहीं है। देखो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे तली की, यानी कि पृथ्वी की तली की, भैया झील की तली कहो चाहे पृथ्वी की तली कहो, तो जब भी तली की बात आ गई तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो हमारे पास मास एक्चुअली में नहीं है पत्थर का, क्योंकि पत्थर जो है वह पानी में है। तो देखो अभी पत्थर जो 5 kg हम बता रहे हैं, यह 5 kg पत्थर जो है हवा में 5 kg है, ठीक है, हवा में 5 kg है, लेकिन पानी में पत्थर का वेट तो अलग हो जाता है, पता है ना इतना बात, है ना, पानी में हवा में अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, एक बात और लिखा हुआ है यहाँ पे, आपेक्षिक घनत्व दे दिया है। तो यहाँ से आपेक्षिक घनत्व बराबर हम लोग लिखते हैं कि हवा में भार, ठीक है, हवा में द्रव्यमान कह सकते हैं या हवा में भार कहो, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हवा में द्रव्यमान, है ना, हवा में द्रव्यमान माइनस पानी में, है ना, पानी में पत्थर का द्रव्यमान की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 3 दे रखा है, हवा में कितना है 5 kg, हवा में 5 kg, इसको मान लेते हैं m, है ना, इसको मान लेते हैं m। तो अब कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान हो गया। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 - 3m बराबर 5, तो सो m बराबर कितना आ जाएगा, 10/3 kg आ गया ना, 10/3 kg आ गया। अब m का वैल्यू आ गया, अब आप लोग f का वैल्यू ला दो, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 10/3 गुने g का वैल्यू रख दो 9.8, क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल में है तो 9.8 ही चलेगा, 9.8 ही चलेगा, देख लो इसीलिए।
तो यहाँ पे एफ का वैल्यू आ गया। डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर हम लोग जानते हैं बल गुने विस्थापन। बल कितना है 10/3 गुने 9.8, विस्थापन कितना हुआ है 5 मीटर का विस्थापन चाहिए, तो कार्य कितना होगा। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, नीचे में 10 जाएगा, 10 से 10 खत्म। यहाँ पे देखो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 49 हो जाएगा ना, है ना। और बटा में 3 रहेगा, नीचे में 3 बचा हुआ है। अब इसको डेसिमल में चेंज करो, एक बार में और फिर एक बार में लगेगा 19 हो जाएगा, तो 18 यानी कि 6 बार में लगेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार में लगेगा, फिर डेसिमल यानी 163 समथिंग आएगा। तो देख लो यहाँ पे हम लोग को तो एक ही को देखना है। हम लोग 2 डिजिट तक में भी बना लिए तो आगे आंसर को टिक कर पाएंगे, है ना, क्योंकि 16 एक ही को में देख सकते हैं, बाकी सब ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ तक भी आप लोग पूरा नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तब भी हम लोग आंसर को यहाँ पे बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लीजिए जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगला सवाल फिर से कहता है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान 40 kg, एक लड़का जो है औसत 20 सेंटीमीटर 50 सीढ़ी को, है ना, प्रत्येक को है ना कितना सेकंड में चढ़ता है, कितना सेकंड में चढ़ता है, तो 50 सेकंड में चढ़ता है। तो लड़की की शक्ति क्या है, तो यहाँ पे लड़की की शक्ति कही जा रही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल में है ना यूनिट्स पे बड़ा ध्यान देना। मैं बार बार बोलता हूँ यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए ये तो केजी में है और देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से W बराबर एक फार्मूला होता है mgh, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है पावर बराबर फॉर्मूला होता है W/T। तो सबसे पहले तो W निकालना पड़ेगा कार्य। तो कार्य यानी कि देखो M कितना है, तो M तो हमारे पास 40 kg है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग कितना रख दें, 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही रखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 10 रख देते हैं जी का वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा आएगा तो आसपास आएगा, क्योंकि 0.2 का ही डिफरेंस होगा ना आंसर में। ये तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, इसमें से कोई ज़्यादा तो है नहीं, कोई ना कोई पता लग जाएगा, है ना। यहाँ पे h का वैल्यू तो वह 20 सेंटीमीटर 50 सीढ़ी चलता है, यानी 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/100 मीटर को 50 सीढ़ी चढ़ता है, यानी इतना हो गया। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 100 यहाँ 50 दूना का 100, ये हो गया कितना बार में 20 दूना का कितना हो गया, यहाँ पर से 50 दूना का 100, 20 दूना का 40। ठीक है, 20 का 400 यानी कि 4000 जूल वह काम करेगा लड़की। अब लेकिन उसका शक्ति क्या होगा, तो 4000 जूल को वह, है ना, 50 सेकंड में करेगी। तो यहाँ पर से 0 आ जाएगा, 80 वाट वह काम करेगी। 80 वाट कौन सा दिख रहा है, एक ही को तो ऑप्शन आ गया ना। 9.8 रखते तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी 10 कभी 9.8। जब डेसिमल में ऑप्शन रहे तो याद रखना कि जरूर वहाँ पे 9.8 ही पुट कर ले, तभी डेसिमल में आया है, नहीं तो अगर 10 पुट करेगा तो डेसिमल में आ ही नहीं सकता है। अगला सवाल है कि एक कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड के त्वरित किया, तो गतिज ऊर्जा में, है ना, इससे वृद्धि जो हुई E1 की हुई, यानी कि जो वृद्धि हुई यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का गतिज ऊर्जा का, है ना, गतिज ऊर्जा का, वह क्या है दोस्तों, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वहीं से ये चीजें आती हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी 15 का स्क्वायर माइनस, है ना, 10 का स्क्वायर, यह E1 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आप E2 का वैल्यू निकाल दो, ½ m इंटू, है ना, यहाँ पे 20 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 20 होगा, 120 नहीं है 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटा में -15 का स्क्वायर। ठीक है, देखो हम लोग को इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है E1/2। देखो ये से ये तो वैल्यू पूरा कट जाएगी, जो रहेगी इसमें वैल्यू। तो देखो इसका वैल्यू जो आया 225 - 100 होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 400 - 225 आएगा। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर से 125 आएगा और यहाँ से घटाएंगे तो 175 आएगा। जब हम लोग रेशियो करेंगे 125 बट्टा में 175, तो 25 का पढ़ाया था ना, 25 × 5 = 125, है ना, 25 × 8 = 25, 6 = 150, 25 × 7 = 75 से 5/7 यहाँ से क्लियर आंसर नजर आ रहा है ना, 5/7। और ये जो है ना E1 का वैल्यू है ना, जब रेशियो निकालते हैं E1/E2 का वैल्यू आया। क्लियर है ना, क्लियर है ना। यही कह रहा है कि वृद्धि हुआ, यानी कि पहला वाला का ये हो गया, दूसरा वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी का स्क्वायर हुई होता है। क्लियर है,
ये आपको फार्मूला नोट कर लीजिएगा, वृद्धि वाला ई के बराबर होता है हाफ एम इंटू, है ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये कहाँ से आता है? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से आता है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से आता है। जब आप कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यास्थ तरंग है? तो प्रत्यास्थ तरंग आपके सामने ध्वनि तरंग ही है। अगला है कि 233 केल्विन समतुल्य है फ़ारेनहाइट के, है ना। कितना फ़ारेनहाइट होगा? 233 फ़ारेनहाइट को चेंज करने आता है ना, याद होना चाहिए। फ़ारेनहाइट का चेंज करने का रूल होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, F-32 बटा में 9 बराबर लिखिएगा दोस्त केल्विन माइनस 273 बटा में 5। अब जिसकी जिसकी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। देखो माइनस, हमको तो F का वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है 233 माइनस 273 बटा में 5। हमको घटाना होगा ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ से कितना आ जाएगा? 43 बटा में 5 आ गया, है ना। F का वैल्यू आएगा कितना एक्चुअली में? 43 बटा में 43 बटा में 5 है ना, सॉरी 40 होगा ना, 40, चलो ठीक है 40। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा दोस्त, यहाँ से पहले देखो, यहाँ से घटाएंगे तो 40 बटा में 5 आ जाएगा, 8 बचे 40 यानी 8 आ गया। यानी F माइनस 32 बराबर कितना आ गया? 9 जाएगा उधर, 9 8 72, ये उधर जाएगा तो जुट जाएगा, F का वैल्यू जुट जाएगा। सही है ना? वो भी माइनस में है ना, ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में है, तो ये उधर जाएगा। तो माइनस 72 में हम लोग प्लस कर देंगे 32 को, तो कितना आ जाएगा? 40। वो भी माइनस में है क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है और वो फ़ारेनहाइट में आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि भैया घटाने के बाद आप लोग को तो क्लियर दिख ही रहा है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु माना जा सकता है तो तरंगों का एक नया स्रोत, यहाँ से भी तरंगाग्र निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, हाइगेन्स का ये नया स्रोत। ठीक है, अगला है कांच से वायु में जाने वाले प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम होता है, तो बैगनी कलर के लिए, ध्यान रखेंगे, बैगनी कलर के लिए न्यूनतम होता है और लाल के लिए अधिकतम होता है। अगला है 29 नंबर सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है कि एक साबुन के बुलबुले पर अगर हम ऋणावेशित करते हैं तब त्रिज्या क्या होगी? तब त्रिज्या यहाँ पे दोस्त बढ़ेगी, धनावेशित करेंगे तो घटेगी। ठीक है, अगला सवाल है एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो आदर्श सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को इस चैनल पे भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग भी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं क्योंकि आपको वहाँ पे प्रत्येक क्लास का PDF भैया दिया जाएगा। टेलीग्राम का नाम लिख दिया हूँ, टोटल लर्निंग बाय पॉलीटेक्निक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।